व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 2022 का हुआ है 17 नवंबर 2024 को, तो उसका हमने एक पार्ट कर लिया था, यानी कि 25 क्वेश्चंस हमने पार्ट ए के अंतर्गत कर चुके हैं। और आज जो है हम पार्ट बी लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। तो इस वीडियो में हम 26 से लेकर के 50 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, नंबर तक के जो क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूं मैं आपको, ये जो क्लास है वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, आप अगर एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में एमपी से रिलेटेड कुछ भी दिया हुआ है, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का पॉलिटी, एमपी का जियोग्राफी, एमपी का इकोनॉमिक्स और एमपी के ट्राइब और कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, अगर एमपी का आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस क्लास को देखने से आपका क्या फ़ायदा होगा, और भी मैं ये बता देती हूँ कि आयोग का जो पैटर्न है वो आपको पता चलेगा। प्रश्नों का जो प्रकार है वो आपको इससे समझ आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आपको क्राइटेरिया पता चलेगा आपके सिलेबस में कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन से पोर्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से कम आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन से क्वेश्चंस जो जो है कुछ टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं। और अगर ये आपने क्वेश्चंस पहले से लगा के रखे हुए हैं, आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के पहले ही अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो जब भी आप टॉपिक पढ़ने के लिए अपनी बुक उठाएंगे और पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, तो तुरंत ही आपके माइंड में क्लिक होगा कि अच्छा, हमें ये वाला टॉपिक दिया हुआ है। अच्छा, इससे तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि नदियाँ हो गई, तो आप नदियाँ पढ़ेंगे जब एमपी की, तो आपको क्लिक करेगा नदियों का मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो नदियों का मुझे उद्गम स्थल पढ़ना है, कौन सी पहाड़ी से इसका उद्गम हो रहा है ये पढ़ना है, किस जिले से हो रहा है ये पढ़ना है, कि आसपास जो भौगोलिक लोकेशन है उसको हमको पढ़ना है, कि जो सहायक नदियां हैं वो हमको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब आपको ऑटोमेटिक आता जाएगा। और वो कैसे आएगा? प्रश्नों को पीवाईक्यूज को लगाने से आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसको लगाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन का मैं डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके साथ आपके लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको उस फैक्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, वो सारे आपको क्लियर हो पाए, है ना। ये मेरी कोशिश रहेगी। तो आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम ये क्लास मेरी देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, इसके पहले हम लोगों ने 2015 से लेकर के 2025 तक के एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी स्टार्ट किया है, ये पार्ट बी है इसका। इसके पहले एक पार्ट ए आ चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के पेपर भी सॉल्व किए हुए हैं 2019 से लेकर के 2024 तक के। अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ भी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, वीडियोस आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। इससे क्या होता है, अगर आप लाइक करते वीडियो को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर मैं आपके लिए करने की कोशिश में लग जाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये हमने 25 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस तक के हमने सॉल्व कर लिए थे पार्ट ए में, तो आप वहाँ जाकर के इसको चेक कर सकते हैं ना। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। तो देवी अहिल्याबाई का जो जन्म हुआ था वो जामखेड़ा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, जामखेड़ा अहमदनगर महाराष्ट्र है ना, में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी जो शादी है ना, शादी इनकी जो हुई थी, वो आप मल्हार राव होलकर को जानते होंगे ना। मल्हार राव होलकर, उनके पुत्र कौन? खांडेराव होलकर, है ना। इनके साथ, खांडेराव होलकर के साथ देवी अहिल्याबाई का जो है विवाह हुआ था। और उन्होंने जो है महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, है ना। शासनकाल जो इनका रहा है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इनका जो शासनकाल रहा है 1767 टू 1795, ये इनका शासनकाल रहा है। और इनके जन्म की बात करें तो ये जन्म जो हुआ था 31 मई
1725 को हुआ था, है ना। और ये मृत्यु यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये मृत्यु का है कि मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म कब हुआ था, तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1795 में। और ये कौन थी, तो देवी अहिल्याबाई जो मल्हारराव होलकर जी थे उनके पुत्र खांडेराव होलकर की पत्नी थी। और इन्होंने जो है शासन किया कहाँ पर, इनके शासनकाल में क्या किया इन्होंने, महेश्वर को राजधानी बनाया था, है ना। और इनके जो शासनकाल को क्या किया जाता है, बोला जाता है होलकर का स्वर्णकाल नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि इनका जो, जब ये शासन करती थी तो वो समय जो था वो होलकर्स का क्या था, स्वर्ण काल था। ठीक है, ये चीज़ हमको अहिल्याबाई होलकर से याद रखनी है। साथ ही हमको और क्या याद रखना है, तो ये एक प्रकार से अगर देखें ना तो धार्मिक प्रवृत्ति की रानी थी और साथ ही दार्शनिक भी थी ये, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, दार्शनिक रानी भी बोला जाता है। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही अगर देखें तो महासभाएं आयोजित करवाती थी ये आम जन के लिए। सार्वजनिक सभा, महासभा नहीं क्या करवाती थी, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन ये करवाती थी, जिससे कि आम जन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये समझ सके। और चीज़ आप याद रखेंगे, इंदौर में प्रतिवर्ष क्या होता है, अहिल्या उत्सव मनाया जाता है। और अहिल्या संग्रहालय और अहिल्या की अगर समाधि की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, है ना, कहाँ मिलेगी, महेश्वर में, जो कि कहाँ स्थित है, महेश्वर आपका नर्मदा किनारे स्थित है ना, नर्मदा नदी के किनारे स्थित। इन्होंने जो योगदान दिया एक बार वो भी आप देख लें। कपड़ा उद्योगों को क्या किया इन्होंने, संरक्षण प्रदान किया। महेश्वर घाट बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने क्या किया है, मालवा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी करवाया, कुएं खुदवाए, पेड़ और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया इन्होंने। और तीर्थ स्थलों की मरम्मत करवाई इनके द्वारा, जिसमें आपका अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका और महाकालेश्वर ये सभी शामिल है इसके अंतर्गत, है ना। और महेश्वर को संगीत, साहित्य और उद्योग के केंद्र के रूप में भी इन्होंने क्या किया है, स्थापित किया है। और मुद्राओं में शिवलिंग, नंदी, बेलपत्र का भी चित्रांकन इनके द्वारा करवाया गया था। और महेश्वरी जो साड़ियाँ हैं उनका क्रेडिट भी किसको जाता है, देवी अहिल्याबाई होलकर को जाता है। महेश्वरी साड़ियाँ आपको पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज के संचय के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बॉक्साइट जो है आपका किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है ये। और यहाँ पर बात कर रहे हैं संचय के लिए स्थान पूछा हुआ है, तो आप देखेंगे बैहर का पठार यहाँ पर प्रसिद्ध है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बालाघाट में, है ना। और अगर हम बात करें एमपी की बॉक्साइट के मामले में कौन सा स्थान है इसका, तो 6 नंबर की पोजीशन रखता है मध्य प्रदेश बॉक्साइट के उत्पादन में, है ना। रेणुकूट कौन किसको बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश का जो रेणुकूट बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, अमरकंटक को बोला जाता है। और बॉक्साइट वो किस प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, तो ये लेटेराइट सेल्स में पाया जाता है बॉक्साइट। गल प्रमुख पर्व है, पूछा हुआ है कि गल एक पर्व है, ये तो बता दिया, लेकिन उसने पूछा है यहाँ पर कि किस जनजाति का है, तो गल पर्व जो है वो भील जनजाति का है। और भील जनजाति के और भी पर्व है जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। भगोरिया है, गुलालिया है, गोल गधेड़ो है, उजाड़िया है, नवनी है, इंदल, दोहा। तो भगोरिया, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ये सब क्या है, होली के अवसर पर, होली के बाद में जो है इनका आयोजन करवाया जाता है। देखो ये जो भगोरिया है ना, इसको क्या किया जाता है, होली के एक हफ्ते पूर्व, है ना। यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, जो भगोरिया है वो क्या है, होली के एक हफ्ते पहले मनाया जाता है। और उजाड़िया जो होता है उसको आप होली की समाप्ति के पश्चात इसको मनाया जाता है ना। और नवई जो होता है ये नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्योहार है। कौन सा, नवई या नवनी, है ना, क्या बोला जाता है इसको, नवई या नवनी। और इंदल पर्व जो है ना वो कार्तिक माह में मनाया जाता है। और जो भील जो होते हैं वो अपना अच्छी संतान, अच्छी वर्षा, भरपूर फसल और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणालियों में प्रयुक्त प्रतीक सेट क्या है, तो यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल संख्या की प्रणालियों के प्रतीक पूछे हुए हैं। तो इसमें आप देखेंगे 0 to 9 A to F, 0 to 9 A to Z, 1 to 9 FF, 1 to 9 A to Z। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, 0 to 9 A to F। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, कितने अंक होते हैं, तो इस हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रयुक्त कितने अंक है, तो टोटल 16 अंक है।
है ना, जो संख्या का निरूपण करते हैं। तो फर्स्ट जो 0 से 9 तक के होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 10 नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपके A to F हो जाएंगे जो कि 6 होते हैं। इसमें अगर आप बात करें तो जो ए होता है आपका, ए होता है वो किसको इंडिकेट करता है, बी किसको इंडिकेट करता है, सी किसको करता है, उसके बाद डी, ई और एफ। तो ए किसको करता है, 10 को प्रदर्शित करता है, बी 11 को, सी 12 को, डी 13 को, ई 14 को, एफ 15 को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो मुख्यमंत्री जो होता है वही क्या होता है, राज्य, किसी भी राज्य का क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और अगर केंद्र में हम बात करें नीति आयोग की तो वहां पर कौन हो जाएगा, आपके प्रधानमंत्री जो है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री है वो कौन है, आपके मोहन यादव जी हैं। और वो व्यक्तिगत तौर पे जो है आपके 19th नंबर के हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये 33 नंबर के आपके सीएम है। और इनका जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं नियुक्ति। और अगर हम मोहन यादव जी की बात करें तो ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक हैं। और इनका जन्म भी 1965 में कहाँ पर हुआ था, उज्जैन में हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा राज्य नीति आयोग की बात की है तो देख लेते हैं अपन। तो राज्य नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो फरवरी 2020 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका भोपाल में है। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी है, बहुसदस्यीय है। और सीएम इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और कार्यकाल क्या होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है। उसके बाद में ये राज्य नीति आयोग किस प्रकार का किस प्रकार का आयोग है, तो ये एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक संस्था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सी कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप का स्वामित्व एवं संचालन करती है। तो यहाँ पर एप्पल दिया हुआ है, मेटा दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट दिया हुआ है, गूगल दिया हुआ है। तो इन सब में से जो है मेटा वो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन सभी का क्या करती है, संचालन करती है। जिसका जो सीईओ है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है। अगर हम एप्पल की बात करें तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वैन जो है इनके संस्थापक हैं। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो बिल गेट्स और पॉल एलन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की रबी फसल कौन सी है। तो रबी की फसल कौन सी है आपकी, यहाँ पर तो ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूं है। तो आपकी क्या हो जाएगा, गेहूं इसकी रबी की फसल हो जाएगी, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। अगर हम बात करें तो ये ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूं ये सभी क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं। क्या है, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। और अगर हम गेहूं की बात करें तो ये रबी की फसल है। और कैसी है, शीतकालीन, यानी कि शीतकाल में इसकी बुआई होती है, शीतकाल में ये पैदा होती है। यानी कि बुआई इसकी कब हो जाएगी, अक्टूबर से नवंबर में हो जाएगी। और कटाई कब हो जाएगी, फरवरी टू मार्च। यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक अगर आप देखेंगे खेतों में तो आपको क्या मिलेगा, गेहूं देखने को मिलेगा। उसके बाद ज्वार, बाजरा और मक्का, तो ये तीनों खरीफ की फसल है जो किस प्रकार की है, मानसूनी प्रकार की फसलें के अंतर्गत आती है। इनकी बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। और कटाई की अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई हो जाती है। और एक प्रकार और हम देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं प्रकारों की बात करूँ थोड़ा सा इधर से, तो अगर आप फसलों का वर्गीकरण देखेंगे तो मोटा मोटा 3 प्रकार हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक रबी हो जाएगा आपका, खरीफ हो जाएगा, और एक होता है जायद। ठीक है। तो ये जायद की जो फसल होती है वो कैसी होती है, ग्रीष्मकालीन होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होती है, ग्रीष्मकालीन फसल ये होती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, शीतकालीन, यानी कि सर्दी के समय पर। ये आपकी हो जाएगी मानसूनी, है ना। और ये हो जाएगी ग्रीष्मकालीन, है ना, यानी कि हो जाएगी आपके ये गर्मी के समय ये इनका बुआई होती है और कटाई भी होती है। तो ये थी फसलें। और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन से प्रेरित था, किस आंदोलन से प्रेरित था। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1930 में हुआ था, है ना। कब हुआ था, 1930 में हुआ था। और इसी से प्रेरित होकर के क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। और इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, 1930 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा किया गया था। और
डीपी मिश्र है ना, द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। उसके बाद में इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा था और उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो वो अलग है। फिर उसके बाद में फिर दूसरे लोग आए, फिर उनके बाद दूसरे आए, ऐसे कर करके, लेकिन शुरुआत अगर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी और डीपी मिश्र जी, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था प्रारंभ में जबलपुर से। और होम रूल आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो वो कब हुआ था, 1916 में स्टार्ट हुआ था, जो कि कब तक चला था, 1918 तक चला था, लगभग 2 साल ये चला। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में ये आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ था, और एकमात्र ऐसा आंदोलन था ये, अगर हम देखें भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें कोई नेता जो है या फिर लीडर नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि सभी को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का, इसमें पूछा है WWW का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब, सेकेंड है वाइड वर्ल्ड वेब, थर्ड है वर्ल्ड वेब वाइड, फोर्थ है वेब वर्ल्ड वाइड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये सही आंसर हो गया। अगर हम बात करें, इसको अन्य नाम भी है इसका WWW का, तो उसको हम बोल सकते हैं कि W3 के नाम से इसको जाना जाता है, और ये वेब पेजों का नेटवर्क होता है, की स्थापना 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ताप्ती नदी का सर्वाधिक अपवाह किस राज्य में है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हम देखेंगे इसका जो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है आपका, ये मुल्ताई बैतूल, ठीक है। तो ये यहाँ से होते हुए क्या करती है, ताप्ती नदी आपके महाराष्ट्र में एंटर हो जाती है ना। तो सर्वाधिक जो इसका ये है ना, ताप्ती नदी जो है ना, जैसे यहाँ पर नर्मदा नदी यहाँ से उद्गम होता है इसका, है ना, और ताप्ती नदी जो है ये इसके ऐसे समानांतर बहती है, ठीक है, जो कि कहाँ पे फिर एंड का हो जाता है, खंबात की खाड़ी में। और इसका जो नर्मदा है इसका भी कहाँ हो जाता है, खंबात की खाड़ी में। तो इसका पूछा हुआ है कि इसका अपवाह तंत्र है ना, अपवाह सर्वाधिक किस राज्य से, तो आप किस राज्य में है, यानी कि किस राज्य से इसमें सर्वाधिक नदियां आकर के मिलती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा इधर हम देखेंगे, अगर चलो तो कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा, ये वाला है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉर्डर आ जाएगी, इधर बॉर्डर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, ये एक यहाँ पर तो यूपी है, यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, और इधर अगर हम बात करें तो यहाँ आपका गुजरात आ जाएगा, है ना, गुजरात, और इधर इधर आपका आ जाएगा राजस्थान। तो ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना नीचे का, यहाँ से सर्वाधिक नदियां आकर के क्या होती है आपके ताप्ती नदी में मिलती है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो 724 किलोमीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। उद्गम मैंने आपको बता ही दिया, मुल्ताई बैतूल, और समापन का होता है खंबात की खाड़ी, गुजरात में होता है। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती और अरुणावती, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। और इस नदी के किनारे मुख्य रूप से अगर शहरों की बात करें तो बुरहानपुर है मध्य प्रदेश का, फिर उसके बाद में भुसावल और सूरत, ये मुख्य रूप से ये शहर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपके ताप्ती नदी के किनारे ये शहर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लंबाई मैंने आपको बता ही दी है 724 किलोमीटर, और इसका प्रवाह जो है वो किस ओर है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है, किसके समानांतर, नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत के गठन के लिए किसी गांव की न्यूनतम आबादी कितनी होना आवश्यक है ना। कोई गांव है तो अगर वहाँ पर आपको ग्राम पंचायत बनाना है तो वहाँ पर न्यूनतम आपको कितनी आबादी होना आवश्यक है, ऐसा किस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 500, 750, 1000 या 1500। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पंचायतों का गठन है वो आर्टिकल 243 में दिया हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं, है ना। और MP में जो ग्राम पंचायतों की संख्या है तो वो कितनी है, 23,922। ये नंबर भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायतों का नंबर कितना है, तो 23,922 ग्राम पंचायतें हमारे MP में स्थित है। और अगर हम ग्राम पंचायतों में वार्ड की संख्या अगर देखेंगे तो न्यूनतम आपके 10 वार्ड होना आवश्यक है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो 20 वार्ड हो सकते हैं। और ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको सरपंच बोला जाता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। साथ ही अगर जो भी सरपंच है, जो मेंबर है, उनका जो
आयु होना चाहिए तो वो न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने स्तर की पंचायत देखने को मिलती है, तो आपका त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज, सॉरी, त्रिस्तरीय आपको पंचायत देखने को मिलेगी, है ना, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी होती है, जिला परिषद होती है। अगर सेकंड हम आते हैं तो क्या हो जाएगी, जनपद पंचायत हो जाएगी। और सबसे नीचे स्तर पर कौन सी होती है, ग्राम पंचायत होती है ना। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये 3 स्तर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिस्तरीय, है ना। तो हमारे मध्य प्रदेश में कैसी पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत है हमारे मध्य प्रदेश में। और ये जो अगर हम बात करें तो किसका स्ट्रक्चर है, ये गांव वाला स्ट्रक्चर है ना। और अगर शहरों में हम बात करेंगे तो उधर अलग हो जाता है, ये ग्रामीण एरिया का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बृहत संहिता के लेखक कौन है। तो बृहत संहिता के लेखक आपके वराहमिहिर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, नागदा उज्जैन, खजुराहो छतरपुर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है ब्यावरा नरसिंहगढ़, और फोर्थ है उदयपुर विदिशा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो छतरपुर, है ना। तो कंदारिया महादेव जो है वो जो आपका छतरपुर है, खजुराहो में, खजुराहो के जो मंदिरों का समूह है, आप लोग सभी जानते होंगे, तो उसमें आपका पश्चिमी समूह का जो मंदिर है उसके अंतर्गत ये आता है। और 31 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। और भगवान शिव को ये समर्पित है। और इसका निर्माण अगर देखें तो चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। और सबसे विशाल मंदिर ये यहाँ का है, कहाँ का, खजुराहो का। तो इतने फैक्ट हमको इससे रिलेटेड याद रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र था वो आपका जामगोदरानी पहाड़ी, जो कि कहाँ स्थित है, देवास में स्थापित हुआ था। और 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम यहाँ पर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर लगभग 14 यूनिट्स, लगभग नहीं मतलब 14 यूनिट्स ही लगी हुई हैं। और आपके 15 मेगावाट की ये यूनिट्स हैं, है ना। तो 14 यूनिट्स आपको 15 मेगावाट्स की यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश में पहली बार पेपरलेस कागज विहीन वोटिंग मतदान की शुरुआत पंचायत चुनाव में कहाँ हुई। तो आप सभी जानते हैं ये भोपाल शहर के एक गांव में हुई, जिसका नाम क्या है, रतुआ रतनपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग संबल 2.0 योजना का प्रबंधन कर रहा है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाग। क्या आंसर हो जाएगा इसका, श्रम विभाग। इस योजना की अगर हम शुरुआत की बात करें तो कब स्टार्ट किया गया था इसको, तो 16 मई 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था, 16 मई 2022 को, है ना। श्रमिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। और मेन कारण क्या था, इसके पहले संबल योजना आई थी, है ना, जन कल्याण के लिए आई थी ये संबल योजना। तो इसी का जो कुछ कमी रह गई थी तो उसको पूरा करने के उद्देश्य से भी संबल 2.0 को लाया गया, है ना। इसमें जो श्रमिकों के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें 1 हेक्टेयर भूमि से भी अगर कम के वो मालिक है तो इसका लाभ वो ले सकते हैं। और अन्य भी चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। तो संबल 2.0 किस विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तो श्रम विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश और यूपी की साझा अंतर्जातीय परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो नहीं पूछा है उसने, है ना। तो भांडे नहर परियोजना ये यूपी और एमपी की है, उर्मिल परियोजना ये भी, और राजघाट परियोजना ये भी किसकी है, एमपी और यूपी दोनों की है ये तीनों। तो कौन सी वाली नहीं है, तो सुक्ता परियोजना नहीं है। ये सुक्ता परियोजना किस नदी पर है, तो सुक्ता नदी पर है, खंडवा में स्थित है। और राजघाट की बात करें तो राजघाट बेतवा नदी पर है ना। अगर हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका जो अशोक नगर है ना, अशोक नगर इसको कर लेना, और यूपी का ललितपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, और कहाँ पर स्थित है, किस जिले में, तो छतरपुर में है। और 1978 में इसको स्टार्ट किया गया। और भांडे नहर परियोजना की बात करें तो ये बेतवा नदी पर है, और 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया, तो मुंबई में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेती क्या है, तो सुरेती एक प्रकार का भित्ति चित्र है ना, बुंदेलखंड का, ठीक है, भित्ति चित्र है। और कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। और कब इसका बनाया कब जाता है इसको, तो दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। और दीपावली पर भी कब, जब लक्ष्मी पूजा होती है तब इसको बनाया जाता है। दीवारों पर बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है, गेरू से बनाया जाता है। तो सुरेती आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रकार
प्रकार को मेमोरी को डेटा ट्रांसफर गति के आधार पर बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में अगर देखेंगे हम तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो क्रम इसने दिया है वही सही है ना, ABCDE। तो HDD SSD RAM रैम है ना, कैश मेमोरी और ये रजिस्टर। तो यहाँ पर HDD क्या हो जाएगा, H मीन्स हो जाएगा हार्ड, D फॉर डिस्क और ड्राइव, और SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये कैश मेमोरी और ये रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोंडी जनजाति या गोंड जनजाति की उपजाति है। तो गोंड की उपजाति पूछी है यहाँ पर, तो आप ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अगरिया। क्या है ये, गोंड की उपजाति। अगर नौरोतिया की बात करें तो ये किसकी उपजाति है, बेगा की। बिजवार की बात करें तो ये भी बेगा की, और भिलाला की बात करें तो ये भील की। अब यहाँ पे हम लोकेशन देख लेते हैं। ये MP का मैप मैंने बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप यानी कि यहाँ उत्तर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, सहरिया। कौन सी जनजाति मिलेगी, सहरिया। अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको कोल देखने को मिलेंगे, है ना, मोटा मोटा बता रही हूँ मैं आपको। और इधर आप देखेंगे तो बेगा, गोंड, और यहाँ पे अगर बात करें तो आप पातालकोट के भारिया छिंदवाड़ा में, है ना, और इधर आपके कोरकू आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिम मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो कि भील है वो देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असीरगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा अहिर के द्वारा क्या किया गया था, असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पर करवाया गया था, तो बुरहानपुर में करवाया गया था। इस किले का अन्य नाम क्या है, दक्षिण का प्रवेश द्वार भी इसको बोला जाता है, और शाही किले के नाम से भी इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर हम बात करें आहू खाना और मृगवन, तो ये इसी किले के अंदर स्थित है, और जामा मस्जिद भी इसी किले के अंदर स्थित है बुरहानपुर में। और इसका जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था, अली खां के द्वारा करवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद का कार्य क्या है। तो उद्यमिता विकास, निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। तो ये जो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना इसके अंदर सभी सही लग रहे हैं, है ना। तो ये सभी क्या है, इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 3 सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण अगर हम देखेंगे तो वर्षा की कमी है। ठीक है, क्या है, वर्षा की कमी। इस वाले एरिया की पूछ रहा है, बात कर रहा है कि उत्तर पश्चिमी, है ना, उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता का कारण क्या है। तो वर्षा की कमी है यहाँ पर क्या होती है, प्रॉपर वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इतनी परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है पूछा है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शंस को तो कल्याणी विवाह का सहायता योजना में क्या क्या जो है हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो भी लिखा हुआ है कुछ, और कितना पैसा वगैरह मिलता है वो भी लिखा हुआ है ना, तो वो देख लेते हैं। तो कल्याणी या कल्याणी का पति मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तो ये शर्त है उसके लिए। कल्याणी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम आयु 21 वर्ष नहीं है। कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित ना हो, तो ये भी सही है। और कल्याणी को विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये गलत दिया हुआ, इसीलिए सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा। तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चन हुए, और साथ ही इसी के हमारा 2022 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 17 नवंबर 2024 को, उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके और भी पेपर हुए हैं जो कि अलग अलग दिन आयोजित करवाए गए थे, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। और अगर वीडियो लंबा रहेगा तो इसी प्रकार हम 2 भागों में उसको बांट करके उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके ही हम समझेंगे ना, थोड़ा सा डिटेल उनकी समझेंगे, ताकि जो है हमको और भी उससे रिलेटेड जो फैक्ट है हम क्लियर होते चले जाएँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल for more videos, and see you in the next video. Take care. Bye bye.